This conference will now be recorded. अब तक जो हम चीज़ें कर रहे थे, तो स्टार्ट में हमने एजूर के जनरल उसका ओवरव्यू किया। फिर हम वर्चुअल मशीन्स की तरफ आए, तो वर्चुअल मशीन्स में कुछ काम जो है एजूर कर रहा है, कुछ काम लेट्स से सिस्टम एडमिन कर रहा है, और वो मुख्तलिफ चीज़ें संभाल रहा है। फिर आखिर में जाके एक प्रोडक्ट जिसमें फिर कोड करके कोई एप्लीकेशन रखी जा सकती है। तो यहाँ पे देखें तो 3 बंदे हम लेट्स से कहें कि इन्वॉल्व हैं। बहुत सारा मेजर पार्ट जो है वो हम मैनेज कर रहे होते थे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके कुछ इंस्टॉलेशन करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सिक्योरिटी है, बाकी सारी चीज़ें। फिर हम वेब ऐप की तरफ आए। वेब ऐप में फिर हमारे पास ऑप्शंस ज़रा कम हुए, हमें चीज़ें कम मैनेज करनी पड़ी, जो कि एक लिहाज से बेहतर है, एक लिहाज से उसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी इन्वायरमेंट पे। तो वेब ऐप जो है उसमें मेरे लिए फिर जो कोडिंग इन्वायरमेंट है उसमें कुछ चेंजेस करनी थी, या जो चीज़ें थी वो ज़रा मेरे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस थी, और उसमें कुछ चीज़ें मैं मैनेज कर रहा था, कुछ चीज़ें नहीं कर रहा। अब ये जो है आगे आके हमारी सर्वरलेस कंप्यूटिंग की तरफ हम आ गए हैं। तो फुली सर्वरलेस एप्लीकेशन है, कोई भी मैं डिप्लॉय करूं और उसके ट्रिगर के बेस पे वो फंक्शन वो ट्रिगर होगा और वो काम करेगा। लेट्स से कोई ब्राउज करता है, तो जब HTTP की रिक्वेस्ट उसके पास आती है, तो वो फिर फंक्शन आप पे चलता है और रिप्लाई कर देता है। अदरवाइज वो फंक्शन आपका जो है वो डेड रहता है, वहाँ पे कोई कंप्यूटर सर्विसेज यूज नहीं कर रहा। जब हालांकि अगर हम कंपेयर करें वेब ऐप को और फंक्शंस को, तो फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मली वो प्रोसेस जो है वो कोई भी कंप्यूट की रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहा, और फंक्शन जो है वो ये जो वेब ऐप है वो ऑल द टाइम जो है वो कंप्यूट की रिसोर्सेज यूज कर रहा है, ऑल द टाइम अवेलेबल है। जो वेब ऐप है, फंक्शन जो है वो ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं है। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग हम इसको कहते हैं, और बेनिफिट्स इसके ये हैं कि बिजनेसेस के लिए जो जो उनके मुख्तलिफ किस्म की लॉजिक डिप्लॉय करनी है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरी एक बड़ी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में मेरे सर्वर्स हैं, स्टोरेज के मुख्तलिफ चीज़ें हैं। स्टोरेज में इमेजेस आते हैं, वो इमेजेस बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। लेट्स से मैं एक फंक्शन लिख लूँ, उस फंक्शन में मैं कहूँ कि इस इमेजेस के मल्टीपल साइजेस बना दो, उनको इस तरह से फोल्डर्स में रख दो, और उनको लेट्स से डेटाबेस में एंट्री करनी है, या जो भी उसकी चीज़ें फर्दर आगे करनी है, तो वो काम कर दो। तो अब ये एक सर्वलेस काम हो गया। जैसे ही कोई इमेज आएगा, तो फिर उस इमेज के वो मल्टीपल कॉपीज बना के जो रिक्वायरमेंट होगी उस लिहाज से उसको अरेंज कर देगा। अब ये एक एग्जांपल है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं जो कि आप फंक्शंस को यूज करके अपने काम कर सकते हैं। एज्योर फंक्शंस फुली मैनेज्ड क्लाउड सर्विस है, easily running small pieces of can easily run small pieces of code, function as a service है, हाईली इलास्टिक और स्केलेबल है। आपको बैकएंड पे इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कंप्यूट की रिसोर्सेज असाइन करें कि इतना सीपीयू या इतनी रैम, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो खुद से चीज़ें मैनेज करता है, और खुद से उस लिहाज से स्केल होता रहता है। उसमें वैसे फंक्शंस में फिर प्रीमियम फीचर्स हैं, वहाँ पे आप बता भी सकते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज असाइन की जाएं, या उसको फर्दर जो है उसकी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन एज ए जनरल जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो ज़ीरो कंप्यूट रिसोर्सेज हमारे यूज़ कर रहा होता है जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। हाईली अवेलेबल है, एनी टाइम अवेलेबल है। मुझे कोई डाउन टाइम की उसकी फ़िक्र नहीं है कि मुझे इस जोन में रखना है या उस जोन में रखना है, या कोई अपडेट्स हो रही हैं या अपडेट्स नहीं हो रही। तो अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन, उस तरह की चीज़ें जो हैं जो हमने डिस्कस की थी, तो मुझे उन चीज़ों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें खुद से मैनेज हो रही हैं, और सिक्योरिटी सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट है। मैंने सिर्फ वहाँ पे कोड रखना है, कोड मेरा रन होना है। अच्छा, क्लाउड एप्स को फर्दर इजी आपकी अपनी एप्लीकेशन को फर्दर इजी बनाने के लिए एक अच्छा टूल है एज्योर फंक्शंस। जो करंटली इसमें हमारे पास
जो ऑप्शंस हैं कोड के, तो वो है सी शार्प है, नोड जीएस है, पाइथन है। एफ का मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि एफ क्या है, लेकिन पीएचपी जो है वो अब अवेलेबल नहीं है, और बाकी कस्टम कुछ चीज़ें हैं वो ऐड की जा सकती हैं। अच्छा, इजीली शेड्यूल इवेंट ड्रिवन टास्क अक्रॉस सर्विसेज। इवेंट की बेस पे हम मुख्तलिफ टास्क कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा लैब करेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें चेक कर लेंगे। HTTP APIs जो हैं वो हम एक्सपोज भी कर सकते हैं कि हम उसको पब्लिक करें, और हम एक पब्लिक करके ही टेस्ट करेंगे। नॉर्मली आप इंटरनल रख सकते हैं, फंक्शंस हैं तो इंटरनल आपके काम है, उसके लिए आपकी एप्लीकेशन है उसके साथ मिलके ये आपको एक इजाफी एक फीचर दे रही है। जैसे कि अगर हम देखें तो विंडोज़ में या लिनक्स में, विंडोज़ में शेड्यूल टास्क थे, लिनक्स में क्रोन जॉब्स हैं। तो क्रोन जॉब्स जो आपके काम कर रहे होते थे उस तरह के काम आपके एज़्योर फंक्शंस कर सकता है। स्केल फंक्शंस बेस्ड ऑन डिमांड। अच्छा अच्छा, इवेंट ड्रिवन इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि वो फंक्शन आपका कोड तो है वहां पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको ट्रिगर कोई इवेंट ही करेगा, तो वो आप फंक्शन में डिफाइन करेंगे कि उसके ट्रिगर करने का इवेंट क्या है। अब ऐप सर्विस में देखें या एजोर, हम अगर वर्चुअल मशीन्स में देखें, वहां पे इस तरह की कोई चीज़ है नहीं, वहां पे वो ऑलवेज ऑन है। यहाँ पे जो है हमने कोई ना कोई इवेंट उसको ट्रिगर जो है, जिसको ये एप्लीकेशन जिससे ट्रिगर हो, वो ज़रूर यहाँ पे डिफाइन करना है इसमें। अच्छा, ये अगर मैं देखूँ एक डायग्राम, तो इसमें मेरा ये फंक्शन लिखा गया है, और इसके क्या इनपुट हैं, हो रहा है, इसके आउटपुट की मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि ये करे क्या। अब अगर देखें तो वर्चुअल मशीन, वेब ऐप और अब फंक्शंस, फ़र्क क्या है? फंक्शंस में हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास इस पोर्टल में ही हमारे पास ऑप्शन है वो हम कोड भी देख सकें, उसको वहीं पे डिप्लॉय करके, या उसके लॉग्स जो हैं वो इजीली चेक कर सकें और उसको टेस्ट रन कर सकें। विजुअल स्टूडियो कोड के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं इसको देखने के, इसको फर्दर चेक करने के। डिप्लॉयमेंट के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, CI/CD पाइपलाइंस बनानी है, ईजी है इसमें। अच्छा, अगर आप देखें इसमें बाइंडिंग्स में हमने डिफाइन की हुई हैं, तो ऑथ लेवल है, फंक्शन टाइप है HTTP ट्रिगर, HTTP की बेस पे ये ट्रिगर होगा। कोई लेट्स से इसका एक URL है, वो कोई ब्राउज करता है, तो ब्राउजर जब की रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचेगी इस फंक्शन तक, तो ये फिर ट्रिगर होके उसको वापस जवाब देगा। फिर आगे जो भी गेट पोस्ट मेथड है और चीज़ें। तो लेट्स से अगर आप नोड जेएस के एक्सपर्ट हैं, पाइथन के लिए बड़े ज़बरदस्त है, और ये जावा के लिए, और डॉट नेट के लिए। अच्छा, हम ब्रीफ से हमने डिफाइन किया, अब हम जा रहे हैं कि एजूर की तरफ, और इसको देखते हैं कि फंक्शन को हम एक डिप्लॉय करके देख लें। अच्छा, स्टार्ट में इसका जब लेट्स से ये ट्रिगर होके स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा इसका डिले हो सकता है, क्योंकि ये ऑलवेज ऑन नहीं है, ऑलवेज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, हम जो बना रहे हैं फंक्शन, क्योंकि हम इसको टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो हम एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे और उसको ऑनलाइन जो ब्राउज़र है हमारा, उससे ट्रिगर करेंगे, उसमें कोई छोटी मोटी चेंज करके उसको टेस्ट करेंगे, और देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में फिर वो कैसे नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक नया बना लेता हूँ फंक्शन, रिसोर्स ग्रुप। फंक्शन का ये मेरा रिसोर्स ग्रुप बन गया।
ओके करके ये हो गया फंक्शन ऐप। इसका नाम मैं बना रहा हूँ, तो मैं कोड मूवमेंट डॉट एज्योर वेबसाइट डॉट नेट इसका कर लेता हूँ। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोड दे सकूँ इसको, डॉट नेट का कोड है या जावा का कोड है, या अगर मैंने कोई कंटेनर इमेज है वो इसको मैं देना चाहूँ तो वो दे सकूँ। तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। हम इसको फिलहाल इजी रखते हैं, इसको हम कोड का कर देते हैं। स्टैक मैं इसमें क्या देना चाह रहा हूँ, डॉट नेट, नोड जेएस, पाइथन, जावा, पावरशेल कोर और कस्टम हैंडलर। कस्टम हैंडलर में ये है कि लेट्स से अगर आपने रूबी को डिप्लॉय करना है या पीएचपी को डिप्लॉय करना है तो इसके लिए फर्दर ये यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तो इतना इजी नहीं है, आपको ज़रा तंग करेगा ये। मैं डॉट नेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसने डॉट नेट 6 मेरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है, और ईस्ट यूएस जो डिफ़ॉल्ट रीजन है दैट्स फाइन। हमें कोई विंडोज़ लिनक्स, तो विंडोज़ और लिनक्स बेस पे जो मेरे पास ऑप्शन है वो अच्छा, ये कंजम्पशन बेस्ड मॉडल जो जिसका मैंने जिक्र किया सर्वरलेस, तो वो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। दूसरे प्रीमियम इसके ऑप्शन है जिसमें फर्दर हम लेट्स से हमने कोई इलास्टिक प्रीमियम हमने ये सेलेक्ट करना हो, उसका बैकएंड पे इंस्टेंस इसका कौन सा चले तो वो हम कर सकते हैं। हम इसको इजी रखेंगे, कंजम्पशन बेस्ड पे जा रहे हैं हम। स्टोरेज, इसके साथ ज़रूर कोई स्टोरेज कनेक्ट होगी जहाँ पे आप अपना कोड रख सकें ऑब्वियसली। तो वो कोई आप एग्जिस्टिंग भी बता सकते हैं, ये कोई नया है तो नया भी ये बना सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली ये एक नया बना रहा है न्यू, तो दैट्स फाइन। मैं अगर कोई नाम इसको स्पेसिफिक देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। मैं नेटवर्किंग की तरफ जाता हूँ, इनेबल पब्लिक एक्सेस, मैं पब्लिक एक्सेस इनेबल कर रहा हूँ ताकि ये एक्सेसिबल हो सके और मैं इसको टेस्ट कर सकूँ। ऑफ करेंगे तो आपके इंटरनल एज्योर में लेट्स से अगर आपके फंक्शंस हैं या आपकी कोई वर्चुअल मशीन्स हैं या स्टोरेज है उस पर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करने, तो उसके लिए फिर ऑफ करके लोकली फिर आपका वो चल सकेगा, बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा। मैं मॉनिटरिंग में जाता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट है मैं उसी को रखता हूँ। डिप्लॉयमेंट यहाँ पे मैं उसको बता सकता हूँ कि क्या हो। यहाँ से मैं अगर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का मैं करूँ, मेरी एक गिटहब पे अकाउंट है, तो वो मैं यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं करता हूँ कोई भी विजुअल स्टूडियो कोड का कोई प्रोजेक्ट है मेरा, मास्टर प्रीव्यू फाइल में करूँ तो कोई वैसी टेस्ट कुछ लिखा होगा इसमें। लेकिन इसको हमने विजुअल स्टूडियो गिटहब्स के साथ लेट्स से ये कनेक्ट कर दिया। हम नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, और ये मेरा फंक्शन ऐप जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। डिप्लॉय कर रहा है, स्टोरेज हमारा हमारी कोई डिवाइस क्रिएट करेगा, फिर फंक्शन ऐप बनाएगा, और उससे रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज है तो वो डिप्लॉय करेगा। अच्छा, अच्छा डेवलपर्स के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें।
फंक्शंस को विजुअल स्टूडियो कोड के साथ बड़ा ज़बरदस्त इंटीग्रेट हो जाता है, गिटहब के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, तो वहाँ पे डिप्लॉय करके ज़रूर कोई ना कोई टेस्ट वहाँ पे अपनी बनाएं। अच्छा, इसमें ये है कि फ्री है ये, आपके तकरीबन 10,000 आपके जो इसके रिक्वेस्ट होते हैं आई गेस वो फ्री हैं, उसके बाद फिर इसकी बिलिंग स्टार्ट होती है। तो आप इसको यूज़ करें, ये अ, एक बहुत अच्छी ऑप्शन है डेवलपर्स के लिए। और नेट पे बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप इसका पूरा कोर्स है जो एजोर के फर्दर डिटेल्ड ऑप्शंस हैं जिसमें एजोर डेवलपर का कोर्स है, तो उसमें फंक्शंस को बहुत डिटेल में इसमें फंक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है, और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस किस चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना और चीज़ें करनी हो तो वो सारी वहाँ पे की गई हैं। अच्छा, मैं ये फंक्शन मेरा एक बन गया है, ये मेरा यूआरएल है कोड मूवमेंट डॉट एश्योर वेबसाइट। तो ये अगर हम देखें तो यूआरएल इसका इसी तरह से बना है जैसे हमने वेब ऐप का किया था, उसी तरह से इसका एक यूआरएल हमें मिल गया, विंडोज बेस्ड है, सर्विस प्लान इसका ऑटोमेटिकली जो सिलेक्टेड था वही है। एक नया रिसोर्स ग्रुप हमने इसके लिए बनाया था, और बाकी अच्छा मैं आता हूँ यहाँ पे फंक्शंस में, और अब ये फंक्शन का एक ऐप बना है, इसमें अब एक्चुअल फंक्शन मैं क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो गिटहब से भी आ सकता है, विजुअल स्टूडियो कोड से भी आ सकता है, और मैं यहाँ पे भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ और इसका अच्छा जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें मेरे ख्याल में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, हमने क्या सेलेक्ट किया था, डॉट नेट। Your app is currently in read-only mode because you do not have resources for it. सही है, सही है। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड आपको दिखा देता हूँ। अब ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, ये कनेक्टेड है मेरे एजोर के साथ, और अभी जो मैंने बनाया है फंक्शन अपना वो ये है मेरा। उसका नाम हमने कोड मूवमेंट दिया था, तो उस लिहाज से उसके फाइल्स हैं, डिप्लॉयमेंट्स हैं, स्लॉट्स हैं, चीज़ें हैं, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड के ये एक्सटेंशंस मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो मैंने एजूर का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। एजूर ये मेरी सब्सक्रिप्शन का, और एजूर फंक्शंस के किए हुए हैं, तो मुख्तलिफ मैंने इसके जो एक्सटेंशंस हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं जिसके ज़रिए मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। मैं अगर इसको लेट्स से आपकी ये एजूर इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर आपने कनेक्ट करना हो तो एजूर सब्सक्रिप्शन पे आप जाएंगे,
तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये Azure पोर्टल पे ही लेके चला जाएगा आपको। वहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका ये Azure कनेक्टेड है ब्राउज़र में, तो वो वहाँ से चीज़ें लेके आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और हम एक और फंक्शन है उसको देख लेते हैं। मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि हम यहीं पे ही कोड करें, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि किस में मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। मुख्तलिफ फंक्शन जो मैंने बनाए थे, तो वो ये इसके बेस पे डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की गई है, डॉट नेट है, जावा है, किसके लिए वो अवेलेबल है। अच्छा, ये हाँ, थोड़ी देर पहले ये मैंने बनाया था, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में हमारे पास ऑप्शंस हैं। हाँ, डेवलप इन पोर्टल। तो ये वाला हमने एक ऐप बनाया है, वैसे ही टेस्ट ऐप है, और मैं इसमें अगर देखूँ ये फंक्शंस में मैं क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ से पोर्टल में मैं अब ये कोई फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यही सारे ऑपरेशंस यहाँ से भी किए जा सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे फंक्शन मैं क्रिएट करूँ, तो उसको फिर मैं बता सकता हूँ कि फंक्शन बने मेरा और उसमें क्या हो, कैसे वो रिएक्ट करे। ये HTTP ट्रिगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि HTTP ट्रिगर की बेस पे वो रिएक्ट करे, और मेरे पास ये बाकी सारे ऑप्शंस हैं। टाइमर ट्रिगर है, स्टोरेज क्यू ट्रिगर है। लेट्स से मेरे एजूर ब्लॉब स्टोरेज में कोई फाइल अपलोड होती है, तो उसकी बेस पे ट्रिगर हो जाओ, वो ऑटोमेटिकली कोई फाइल अपलोड हुई तो उसको, लेट्स से वो जिप फॉर्मेट में है वो फाइल, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको अनजिप करके उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो फंक्शन करके वो फिर खुद ही फिर डाउन हो जाएगा। ये मेरा IoT SendGrid ईमेल की सर्विस है, बाकी मुख्तलिफ इसके ये ट्रिगर्स हैं। अच्छा, मैं ये ट्रिगर मैंने ये सेलेक्ट किया, उसको नाम मैं कोई दे सकता हूँ, इसको लेट्स से जो डिफ़ॉल्ट नाम है वो यूज़ हो, और ये इसको मैं ऑप्शन दे सकता हूँ कि कैसे ये काम करे। ऑथराइजेशन लेवल है उसकी हम फिलहाल एनोनिमस यूज़ कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरा एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन का मैं अगर देखूं तो यहीं से कोड एंड टेस्ट में कर सकता हूँ। अब ये मेरा एक फंक्शन सा बन गया है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अपने इसको। बाकी तो
मैं सेव कर लिया, मैंने लेट्स से इस कोड में मैंने कोई चेंजेस की और उस लिहाज से वो सेव कर दी। यहाँ से ट्रिगर डिफाइन करना, सारी चीज़ें, और बहुत तगड़ी कोडिंग आप इसमें कर सकते हैं अगर आपका कोडिंग का एक्सपीरियंस है। मैं इसको लेट्स से टेस्ट एंड रन मैं करूँ तो यहीं पे मैं इसको रन करूँ तो हेलो एज्योर, अच्छा हेलो एज्योर आ गया और ये ट्रिगर मेरा सक्सेसफुली रन हो गया है। मैं एक और काम कर लेता हूँ, इसका मैं यूआरएल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे ब्राउज कर लेता हूँ उसको। हाई कोड मूवमेंट, दिस HTTP ट्रिगर फंक्शंस एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और ये हल्की फुल्की जो मैंने मॉडिफिकेशन की थी तो वो हो गई है। अब फर्दर भी इसमें क्या कह रहा है कि पास अ नेम इन द क्यूरी स्ट्रिंग इन द रिक्वेस्ट बॉडी फॉर पर्सनलाइज मैसेज। तो पर्सनलाइज मैसेज के लिए मैं इसकी कीज़ हैं वो यूज़ कर लेता हूँ। ये की मेरी कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे अगर मैं करूँ और फिर एंड नेम इज इक्वल टू असद, तो ये मुझे जो मेरा रिस्पांस है वो देता है या नहीं। अच्छा, इसमें हम्म, अच्छा यार मेरी कोडिंग इतनी अच्छी है नहीं, तो ये है कि ये जो क्वेश्चन मार्क सर आपने डाले हैं ना दो, इसको एक कर दें कोड से पहले। ये जी जी। एक नहीं ही वो है, एक ट्रिगर 2 है अच्छा लिखा एक हुआ है। अच्छा वो मुझे हाँ सही है सही है। अच्छा, इनफैक्ट ट्रिगर 1 का अगर मैं करूँ और ये है, मैं अगर ये करूँ कॉपी, ये आ गया बल्कि मेरा हेलो एसएड, दिस HTTP ट्रिगर फंक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ये ट्रिगर 1 को मैंने अब रन किया है, तो आई होप आइडिया हो गया होगा। बाकी फंक्शंस जो हैं वो बहुत डिटेल में इसको आप देख सकते हैं, और स्पेशली जो सिस्टम एडमिन्स हैं, नेटवर्क की साइड के हैं, उनके लिए जो है वो बेसिक नॉलेज इसका है, लेकिन डेवलपर्स के लिए बहुत मस्ट है कि आपके पास फंक्शंस का जो है डिटेल नॉलेज हो और आप इसको यूज करना जानते हो अगर आपने एज्योर यूज करना है। तो एज्योर में डेवलपर्स के लिए इसकी बहुत यूज है। मैं वापस आता हूँ, लेट्स से मैंने ये जो बनाया था कोड मूवमेंट के, तो मैं इसको एक डिलीट भी कर देता हूँ, इस फंक्शन को मैं इसका बल्कि पूरा मुझे वो डिलीट करना पड़ेगा। मैं रिसोर्स ग्रुप इसका पूरा डिलीट कर देता हूँ। मैं जाता हूँ रिसोर्स ग्रुप्स में और मैं इस फंक्शन 3 का मैं डिलीट रिसोर्स ग्रुप कर देता हूँ और तो फुल रिसोर्स ग्रुप मेरा डिलीट हो जाएगा। ये अच्छा है, बेहतर है, इजी है। ये 4-5 चीज़ें जो उसने स्टोरेज अकाउंट जो भी चीज़ें बनाई थी तो वो डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो फंक्शन से रिलेटेड तो मुझे शेयर कर लें। फंक्शंस अगर हम देखें कोर्स में हमारे
तो कहीं साइड पे छोटा सा लिखा, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये हम थे एजूर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज में, और यहाँ पे फंक्शंस हैं हमारे पास, कहाँ है मुझे नज़र नहीं आ रहा, कौन सी लाइन में है एजूर फंक्शंस। किसी को नज़र आ रहा हो तो मुझे बता दें लाइन नंबर। जस्ट फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में सर, लास्ट फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट लाइन पॉइंट कंटेनर्स वर्चुअल मशीन्स एंड फंक्शंस, हाँ फंक्शंस। तो ये हमने फंक्शंस तक कवर कर लिए हैं, वर्चुअल मशीन्स हमने किए हैं, एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप को सिंपली थ्योरी उसकी देखी है, और वेब एप्स को हमने एजूर ऐप सर्विसेज भी कहते हैं, वेब एप्स भी कहते हैं, वो हमने देख ली। अब हम कंटेनर्स की तरफ जा रहे हैं। अब हमारे पास ये सारी चीजें कंटेनर्स की तरफ क्यों जा रहे हैं हम यार, कोई बता सकता है? मतलब उनको कंटेनर्स की क्यों जरूरत पड़ी? वर्चुअल मशीन्स हैं, एजूर फंक्शंस हैं, एजूर ऐप सर्विसेज हैं। सर जो वर्चुअल मशीन्स हैं उसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर हम कंटेनर्स पे आते हैं तो हमें इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना पड़ता, बस हम अपने जो हमारी ऐप की रिक्वायरमेंट है हम उसको कंटेनर में शिप कर लें, तो हमारी ऐप जैसे हमारे पास चल रही है वैसे ही प्रोडक्शन में चलेगी। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये डॉकर का जो कॉन्सेप्ट है या डॉकर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये इसलिए कंटेनर वजूद में आई और इसकी ज़रूरत पड़ी कि जो आईटी एडमिन्स हैं और जो डेवलपमेंट टीम है या जो डिप्लॉय करने वाला है और जो कोड करने वाला है, दोनों का आपस में झगड़ा रहता था कि यार कोडर कहता था मैंने तो सही बना लिया है और आप डिप्लॉय सही नहीं कर रहे, आप जहाँ पे डिप्लॉय किए वहाँ पे चल क्यों नहीं रही। तो चीज़ें जो हैं फास्ट करने के लिए, CI/CD पाइपलाइंस बनाने के लिए और जो इनका झगड़ा है ये ख़त्म करने के लिए, तो ये कंटेनर्स जो हमारे हैं वो उस लिहाज से उनका स्टार्ट हुआ है और उनकी ज़रूरत फिर आई है। तो कंटेनर्स आपके पास हैं तो वो आप कहीं पे भी कोई डिप्लॉय करना है तो वो कोई इशू नहीं है, आपका कंटेनर डिप्लॉय हो सकता है। विंडोज़ है, एजूर है, AWS है, कोई और है, GCP है। अच्छा, हम इसी एजूर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज के सेक्शन में हैं और अब यहाँ पे हम जो है कंटेनर्स को ज़रा कर रहे हैं। कंटेनर्स की एजूर में दो किस्म की सर्विसेज हैं, हम ग्रेजुअली देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, कंटेनर क्या है? A container is a unit of software that packages code and its dependencies so that the application runs quickly and reliably across the computing environments. So आपका जो एक पैकेज सा बन जाता है, एक एक्जी सी बन जाती है, एक एक्जी तो नहीं कह सकते लेकिन ये कि एक आपका एक पैकेज बन जाता है जो कि आप कहीं पे भी डिप्लॉय करें तो वो आपका काम करेगा। आपने अगर अपने लोकल डेस्कटॉप पे डिप्लॉय कर रहे हैं, कहीं और डिप्लॉय कर रहे हैं, अच्छा वो डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो काम कैसे करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की चीज़ें कैसे लेता है, उसको ज़रूर ऑब्वियसली रैम की ज़रूरत है, उसको CPU की ज़रूरत है। तो वो जो है डॉकर जो है वो उसके लिए वो जगह बना के और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट कर देता है। और इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मैं देखूं तो अगर किसी ने नहीं देखा डॉकर का कंटेनर, या तो मैं अगर टास्क मैनेजर में लत से मैं आपको दिखाऊं कोई, तो जिस तरह टास्क मैनेजर में मेरे मुख्तलिफ ये ऐप्स रन हो रहे हैं, तो इस तरह यहाँ पे एक कंटेनर का ऐप है तो वो भी रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मेरी एक एप्लीकेशन है, उस तरह से रन हो रही होगी और मेरे सिस्टम के रिसोर्सेज ले रही होगी। मैं उस कंटेनर को कोई ये नहीं बताऊंगा कि तुमने ये कंटेनर है, ये इसकी 1 GB रैम है और एक CPU यूज करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करेगा। लेट्स से वो एक मेरा ये एक कंटेनर है और ये यूज करना ज्यादा स्टार्ट कर देता है तो ऑब्वियसली मेरे सिस्टम को मसला होगा। मेरे सिस्टम जो है वो, जैसे कि आपका कोई प्रोसेस रन हो रहा है, उस प्रोसेस जो है वो आपका ज्यादा चीजें लेना स्टार्ट कर दे, तो उस तरह से
जो डॉकर है हमारा वो काम कर रहा होता है। वो उस डॉकर को हम देख सकते हैं, उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके जब हम देखते हैं तो बिल्कुल ही मिनिमम उसके जो चीज़ें होती हैं वो डॉकर में अवेलेबल होती हैं हमारी उस ऑपरेटिंग सिस्टम से, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर फॉर एग्जांपल कोई एक कंटेनर है तो वो किसी भी डेस्कटॉप पे रन होने से पहले डॉकर पहले चेक करता है कि सिस्टम के रिसोर्सेज इनफ हैं ये एप्लीकेशन रन करने के लिए। क्या ऐसी कोई रिक्विजिट होती है उसकी डॉकर की कि नहीं, भाई वो नहीं रैम? देखता, नहीं अच्छा देखता। डॉकर को कोई आइडिया नहीं है कि वो जो सिस्टम है उसकी कितनी रिसोर्सेज हैं। वो आप छोटी हो ज़्यादा हो, वो उसने अपना काम करना है, उसने उसी तरह से रन होना है। जैसे कि आपका कोई एप्लीकेशन है, क्रोम है, क्रोम चल रहा है तो उसको कोई पता नहीं है कि आपकी 1 GB रैम है या 10 GB रैम है। वो जो है जो चीज़ें आती जाती हैं तो वो उसको अपने लिहाज से जो है रैम यूटिलाइजेशन या CPU यूटिलाइजेशन उस लिहाज से कर रहा होता है। थैंक यू सर। अच्छा, कंटेनर जो है एक जनरल टर्म है और डॉकर जो है वो एक कंपनी है और उनका फिर ये डॉकर इंजन या डॉकर से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनकी वो है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो वर्चुअल मशीन्स हैं और जो कंटेनर्स हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक डायग्राम से रिलेटेड जो है वो मेंशन किया है। अब होता ये है कि अगर हम ये देखें यहाँ पे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे कोई हाइपरवाइजर होगा। हाइपरवाइजर ये है जैसे कि आपका VMware है या माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइजर है या वर्चुअल बॉक्स है, उस तरह की कोई चीज़ होगी और उस पे फिर आप एक OS, दूसरा OS, तीसरा OS बना सकते हैं। अब ये हाइपरवाइजर जो है वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि जब आप लेट्स से गेस्ट OS है उसको मैं रिसोर्सेज एलोकेट करता हूँ तो एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेरा यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाता है। लेट्स से ये मेरा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा का पूरा गेस्ट OS मेरा स्टार्ट हो जाता है और उस पे फिर मैं अपने एप्लीकेशन है, उसकी लाइब्रेरीज हैं और वो फिर आगे बाइनरीज हैं उसकी और फिर एप्लीकेशन में चला सकता हूँ अपनी। तो मेरे पास क्या हो गए, एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। उसके ऊपर मेरे पास ये एक हाइपरवाइजर है, उस पर फिर मेरे पास एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, एक ये यहाँ इस लेवल पे, एक ये इस लेवल पे, और फिर आगे वो चीज़ें चल रही हैं। एजोर के लेवल पे हम ये कि यहाँ पे इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। अगर मैं कोई लोकल चला रहा हूँ तो यहाँ पे फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरा एक सर्वर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो चला रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये कि 2 चीज़ें रन हो रही। यहाँ पे भी मेमोरी मैनेजमेंट और ये हाइपरवाइजर में सारी चीज़ें इस तरह की हैं। ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसकी भी इस तरह की सेम कैपेबिलिटीज़ हैं। ये मैंने एक लिनक्स का डिप्लॉय कर लिया, यहाँ पे एक विंडोज़ का डिप्लॉय कर लिया, यहाँ पे एक लेट्स से कोई लिनक्स का दूसरा फ्लेवर है उबंटू, वो डिप्लॉय कर लिया। तो अब मेरे पास एक यहाँ पे ये OS है, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। उन 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल हो गए। कर्नल जो है लिनक्स का लेट्स से कोई 4-5 GB ले लेगा तगड़ा, अगर फुली उसमें सारे फंक्शंस इनेबल किए हों। विंडोज का जो है वो शायद 20 GB ले ले, तो मेरे 20 GB यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, 5 GB यहाँ पे हो गए, 5 GB यहाँ पे हो गए। लेट्स से ये छोटा है तो 1 GB यहाँ पे हो गए, तो 20-30 GB मेरे जो है ना चाहते हुए ये मेरे यूज हो गए। उसी लिहाज से मेरे रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गए। तो मेरा ये इस पे मैंने अभी कुछ काम किया ही नहीं है और मेरे इतने सारे रिसोर्सेज यूज हो गए। तो ये तो रिसोर्सेज का बहुत बड़ा ज़िया है जो हम वर्चुअल मशीन्स यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर ये कंटेनर्स का ये मॉडल आया। उसमें क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे पास, लेट्स से मेरे पास एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही मेरे पास है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है, कर्नल वो है कि जो कि मेरा मुझे हेल्प देता है कि मैं रैम से, CPU से, बाकी जो मदरबोर्ड है, डिवाइसेस से, हार्डवेयर से मैं काम ले सकूं। तो मेरा कर्नल जो है वो हार्डवेयर से बात कर रहा होता है। दरम्यान में और भी मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, लेकिन मेरा कर्नल जो है वो एक मेन इंजन है जो कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक हो गया।
बाकी इसमें मेरा कंटेनर इंजन काम करेगा जो कि लेट्स से डॉकर है। तो डॉकर जो है उसमें फिर मेरे अ, जो है बाइनरीज हैं और एप्स हैं। तो मेरा एक बहुत बड़ा जो आप अगर देखें यहाँ पे दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा था वो स्किप हो गया। तो मेरा ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत एफिशिएंट है। इसमें हर एक के लिए एप्लीकेशन 1 के लिए, एप्लीकेशन 2 के लिए और एप्लीकेशन 3 के लिए मुझे दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मेरा इससे कनेक्टेड है। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा और इस पे ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करता। अगर आपको आइडिया है इसका, अगर किसी को नहीं आइडिया तो बेशक मुझसे डिस्कस कर लें। अभी क्वेश्चन हो तो बेशक बता दें। सर एक कंफ्यूजन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज का इंस्टॉल है और एप्लीकेशन लिनक्स की चल रही है तो ये कंटेनर इंजन उसको मैनेज करता है कि और किस तरीके से मैनेज करता है सर? जैसे यहाँ पे तो हाइपरवाइजर है, उसके ऊपर हमने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स और विंडोज के इंस्टॉल किए हुए हैं। जी बिल्कुल। हम अगर लिनक्स को ले लें, लेट्स से लिनक्स मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें मैं विंडोज़ के भी जो डॉकर है कंटेनर है वो भी चला सकता हूँ और जो लिनक्स के हैं वो भी चला सकता हूँ, दोनों मैं इस पे चला सकता हूँ। विंडोज़ के लिए जो है विंडोज़ के जो है वो भी लिनक्स और विंडोज़ दोनों के कंटेनर्स चला सकता है। विंडोज़ के लिए कहते हैं कि उन्होंने बैकएंड पे लिनक्स का एक अलग से कर्नल भी वो इंस्टॉल कर लेता है, लेकिन एक ही कर्नल इंस्टॉल कर लेता है। उस पे बेस पे अगर आगे उसने फर्दर जो डॉकर के इंस्टेंसेस हैं, लेट्स से आप 10 बना रहे हैं, तो वो उसका एक ही लिनक्स का कर्नल वो इजाफी अपने पास रख लेता है विंडोज और उसको चलाने देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है, उस एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉकर के फिर आप कंटेनर बना सकते हैं। और क्योंकि कंटेनर जो है वो बहुत एफिशिएंट चीज़ है, तो वो आपका काम जो है बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा होता है। आई होप मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अच्छा, इसमें जी कोई भी सर, कंफ्यूजन हो जरूर शेयर करें। कामरान मोस्ट वेलकम, दोबारा बता दें। थैंक यू सर। सर काफी हद तक क्लियर हो गया सर। सर इसमें सही है। इसी से रिलेटेड अच्छा, एक और कंटेनर क्वेश्चन जो था। है ये जी वसीम। सर इसी जो कामरान के क्वेश्चन से उससे रिलेटेड सर, उसमें सर इसका मतलब है जो कंटेनराइज हम एप्लीकेशन करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज करते हैं। मीन कि मैंने अपनी ए एप्लीकेशन को कंटेनराइज किया तो वो ये विंडोज़ के लिए सेपरेट होगी, लाइनक्स के लिए सेपरेट होगी। जो जैसे मैंने डिफाइन किया कि आपका कर्नल एक ही होता है, तो लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक लिनक्स की। मेरा एक लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं नोट पैड पे कर लेता हूँ। लिनक्स मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस पे मैं जो है डॉकर विंडोज का भी रन कर सकता हूँ और इस पे मैं दूसरा डॉकर है वो लिनक्स का रन कर लेता हूँ। सिंपल एंड इजी। इसी तरह विंडोज मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैकएंड पे वो कैसे मैनेज कर रहा है लेट्स से इट डजंट मैटर, हमारे लिए मसला नहीं है। उसी पे मैं डॉकर ये लिनक्स का भी कर सकता हूँ और विंडोज का भी कर सकता हूँ। सिंपल। सो इट मीन सर ये जो डॉकर है ये विंडोज़ और लिनक्स के लिए दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट क्रिएट होगा मेरी किसी भी एप्लीकेशन का। जो डॉकर है वो तो ऐसे है कि जैसे कि मेरी एक, मैं आपको क्रोम की मिसाल देता हूँ। जैसे कि क्रोम सॉफ्टवेयर है, क्रोम सॉफ्टवेयर जो है मेरे एक ही कर्नल पे डिपेंडेंट है, एक ही लिनक्स पे मेरे विंडोज पे मेरे डिपेंडेंट है। तो मैं क्रोम का एक बना सकता हूँ, मैं लेट्स से दूसरा बना लेता हूँ, मैं फायरफॉक्स बना लेता हूँ, मैं तीसरा बना लेता हूँ, मैं कोई और वर्डप्रेस बना लेता हूँ। एक में क्रोम रन हो रहा है, एक में फायरफॉक्स रन हो रही है, एक में लेट्स से वर्डप्रेस रन हो रहा है, एक में मेरी एक और ऐप रन हो रही है और मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इतनी स्मूथली काम करेगा कि वो बहुत इजी होगा उसके लिए काम करना। यही काम अगर मैं कंपेयर करूं लेट्स से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा और उसमें मैं कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन्स, मैं वीएम एक बना रहा हूँ एक लिनक्स का,
तो ऑब्वियसली मैंने वीएम बनाना है, लिनक्स का बना सकता हूँ या वीएम मैं बना सकता हूँ विंडोज का। मैं इसमें ये नहीं कर सकता कि मैं इसमें वीएम बनाऊं और वो वीएम जो है वो वर्डप्रेस का विदाउट ओएस, ये पॉसिबल नहीं है मेरे पास। ये मैं कौन सा क्रॉस लगाऊं इसको, जो ये एक्स मैंने लगा दिया इसको, ये वाला पॉसिबल नहीं है मेरे पास। यहाँ पे ये मैं बहुत सिंप्लीफाई करके अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूं, और इसको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि जो सारी की सारी बड़ी एप्लीकेशंस हैं वो डॉकर की तरफ जा रही हैं। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या इसके बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डॉकर जो है, ये अभी सिर्फ सिंपल हम डॉकर को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आगे कुबरनेटीज आ जाता है जो कि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। तो डॉकर को अगर आपको अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसमें कोई इशू नहीं है, जरूर शेयर करें ताकि मैं इसको फर्दर अपनी तरफ से कोशिश करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। अच्छा, डॉकर की क्या होता है कि एक YAML फाइल होती है, YAML फाइल होती है, और उस YAML फाइल जो है उसमें हम डिफाइन करते हैं कि मेरा OS क्या होगा, और अब वो फुल OS इंस्टॉल नहीं होगा लेकिन सिर्फ हम उसको डिफाइन करेंगे कि OS मेरा जो है वो स्ट्रक्चर उसका लिनक्स का है। फिर उसमें लेट्स से मैं कोई एप्लीकेशन का कह देता हूँ कि यार अपाची इंस्टॉल कर दो। ये फॉर्मेट ये नहीं है लेकिन मैं जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, अपाची उसमें इंस्टॉल कर दो। फिर उसमें एक ऐप कर दो, MySQL इंस्टॉल कर दो लेट्स से। फिर उसमें एक और ऐप इंस्टॉल कर दो, लेट्स से कोई PHP इंस्टॉल कर लो। तो ये मैं सारी उसको बताऊंगा, मैं रन करूंगा तो वो सारी चीजें इंस्टॉल करके मुझे एक मेरा लेट्स से लैम्प स्टैक है तो वो मुझे बना के वो दे देगा। हम आगे जाते हैं और इसको फर्दर देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें क्लियर होती जाएंगी और दोबारा आके हम लेट्स से इसको आखिर में दोबारा देख लेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर है, पैकेजेस ऑफ कोड, कोड को पैकेज कर लेता है बड़े मजे से और हम वो आगे दे सकते हैं। एंड ऑल इट्स डिपेंडेंसीज कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म सच एज सॉफ्टवेयर कंटेनर्स विच सपोर्ट्स कंटेनर्स, सॉरी। लेस डेवलपमेंट ओवरहेड है, लेस रिसोर्स कंज्यूम्ड है। आरके की कॉल आ रही है, एक मिनट मुझे दे दीजिए। This conference will now be recorded. अच्छा, ये तो इसके फायदे हो गए, लेकिन इसके नुकसान या इसका ओवरहेड क्या है कि आपको एप्लीकेशन जो है अपनी वो रीडिज़ाइन करनी है। उसमें मुख्तलिफ आपके फीचर जो हैं वो जितना आप उसको माइक्रो सर्विसेज पे लेके जा सकते हैं तो वो आपने डिवाइड करने हैं, डाटाबेस को डिवाइड करना है, अपनी जो कोड है उसको अलग अलग पैकेजेस में करना है ताकि वो अलग अलग हो के आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में कर सकें। और अगर आपने उसको प्रॉपर प्रोडक्शन पे लेके जाना है तो उसकी कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। उसमें डेवऑप्स के लोग फिर आ जाते हैं। एजोर में ये है कि इतनी आपको डेवऑप्स के लोगों की जरूरत नहीं होती, वो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एजोर ही आपके लिए मैनेज कर लेता है और आप विद लेस नॉलेज भी आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो ये दो जो है इसके ड्रॉबैक्स भी हम कह सकते हैं। लिफ्ट एंड शिफ्ट वाला मॉडल नहीं है ये जो हम कहते थे। अब ये है मेरा एक मॉडल है, उसमें मैंने 2-3 माइक्रो सर्विसेज में ये एप्लीकेशन मेरी डिवाइड की हुई है। अकाउंट की सर्विस मैंने अलग कर दी, इन्वेंट्री की सर्विस अलग कर दी, शिपिंग की सर्विस अलग कर दी, उसके साथ डेटाबेसेस भी मैंने उसके अलग कर दी। डेटाबेसेस सेम भी हो सकते हैं, लेट्स से ये तीनों सेम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो तो वो भी है, लेकिन इस मॉडल में डिफरेंट की गई हैं। फिर उस लिहाज से एक स्टोर फ्रंट वेब ऐप है मेरी जो कि मेरे ब्राउजर्स के लिए है, और API गेटवे है वो मेरे मोबाइल के लिए है। मोबाइल की कोई ऐप होगी तो वो इससे कनेक्टेड है, और बैकएंड पे चीजें सारी मेरी एप्लीकेशन जो है वो फुल चल रही है। तो ये एक मॉडल में माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड ये चीजें थोड़ी एक्सप्लेन की गई हैं।
बेस्ड ऑन डॉकर एंड कुबरनेटिस टेक्नोलॉजीज है ये। अच्छा, एजूर में ACI जो है एजूर कंटेनर इंस्टेंस है जो कि डॉकर के लिए। AKS जो है वो एजूर कुबरनेटिस सर्विस के लिए है। एजूर यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डॉकर्स मैनेज करने की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे एक है और यहाँ पे मल्टीपल है। अच्छा, ये कंटेनर इंस्टेंस है। अच्छा, एक कंटेनर जो है लेट्स से एक मेरी वर्चुअल मशीन है, उसमें एक कंटेनर मेरा एक है, तो उसमें कोई पोर्ट होगी, वो पोर्ट मैंने एक्सपोज की होगी कि मेरे बाहर के मेरे आईपी पब्लिक आईपी उसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये एक जनरल सा मॉडल है उसका। जो डॉकर ऐप हम बनाते हैं तो उसकी एक प्राइवेट आईपी होती है, वो ऑटोमेटिकली डॉकर अपना खुद बना लेता है, और उस प्राइवेट आईपी की कोई पोर्ट है, लेट्स से पोर्ट 80 है, उसको हम पब्लिक की जो पोर्ट 80 है उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और लेट्स से ब्रिजिंग मोड है उसमें, और फिर मेरी लेट्स से कोई ये एप्लीकेशन है, कोई ब्राउज करता है तो मेरे डॉकर तक वो आके पहुंचेगी और मेरा डॉकर रिस्पॉन्ड करेगा। तो मैं इस कंटेनर ग्रुप में लेट्स से मल्टीपल मेरे कंटेनर के ग्रुप हैं, मल्टीपल कंटेनर्स हैं इसमें। एक कंटेनर मेरा ये है, दूसरा कंटेनर ये है, तीसरा कंटेनर ये है। तो मैं एक ही वर्चुअल मशीन में मल्टीपल डॉकर चला सकता हूँ डिफरेंट पोर्ट्स यूज करके, और मैं आगे उसको चला सकता हूँ। अच्छा, मैं आगे ये इस पे जाता हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, आर्किन एक सेशन अपना करना है, तो मैं क्विकली आपको इसको डिप्लॉय करके हम देख लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट अ रिसोर्स, और मैं करता हूँ डॉक्टर कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। अच्छा, और इसमें अगर मैं चले तजुर्बे नहीं करता, मैं सिंपल ही रखता हूँ इसको। मैं यहाँ पे ये कंटेनर ऐप है मेरी, तो ये एजूर सर्विस है, ये मेरी डॉकर की है। मैं ये क्रिएट कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। रिसोर्स ग्रुप मैंने कोई इसको बताना होगा या नया क्रिएट करना होगा, मैं नया क्रिएट कर देता हूँ, अभी बल्कि नहीं करता। मैं कंटेनर का नाम उसको भी बता देता हूँ, रीजन बना देता हूँ, और इन्वायरमेंट जो है उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ। कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है, या ये दूसरा है, न्यू इनका है। अच्छा, ये उसका नाम सही। मैं नेक्स्ट गया, मैंने सिंपल हेलो वर्ल्ड की मेरी एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय करनी है। मैं टैग्स के पास गया और क्रिएट एंड रिव्यू। अच्छा, बेसिक में वो कह रहा है कि कोई मसला है, तो बेसिक में हमने इसका नाम नहीं दिया, हमने हेलो और डॉक्टर इसका नाम रख लेते हैं। कोड एम डॉकर कर लेते हैं, और नया रिसोर्स ग्रुप कर लेते हैं, कि हमें पहचानने में आसानी रहे। और सिंपल हेलो वर्ल्ड कंटेनर जो है वो डिफ़ॉल्ट मुझे बता रहा है, मैं इसी को यूज़ करके मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। और जब तक ये लत से क्रिएट होता है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये दूसरी की वेबसाइट है, मेरे पास ऑप्शन है डिप्लॉय वर्डप्रेस ब्लॉग विद डॉकर। मैं विजुअलाइज करता हूँ, इसमें मुख्तलिफ इसके सर्विसेज मेरे बन जाएंगे।
नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, माइनेट है, आईपी उसको असाइन कर रहा है, कुछ पैरामीटर्स हैं और डॉकर बना रहा है, ये सारी चीज़ें वो खुद से कर लेगा मेरे लिए, तो मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी, मुझे हर एक चीज़ करनी नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ ये लिंक है इस पे आया, डिप्लॉय टू एज्योर पे मैंने क्लिक किया, मेरा एज्योर का अकाउंट उसको दिया। अब ये सारी चीज़ें गिटहब से या ये जो वेबसाइट थी इससे हो गया, या आपका विजुअल स्टूडियो कोड है वहाँ से आपके पास बिल्ट इन चीज़ें हो सकती हैं और वहाँ से आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ये मैं कह देता हूँ कि लेट्स से डॉकर वर्डप्रेस, मैं इसको न्यू स्टोरेज नेम दे देता हूँ डॉकर वर्डप्रेस। माइस्किल का पासवर्ड है वो भी मैंने डॉकर वर्डप्रेस ही कर दिया, और एडमिन यूजर नेम मैंने यही कर दिया, डीएनएस जो है नाम इसका डॉकर वर्डप्रेस ही कर देते हैं, और पासवर्ड बेस कर लेते हैं, एडमिन पासवर्ड बेस को मैं यही कर देता हूँ। और अच्छा वो कह रहा है कि ये मैंने करा दिया। अच्छा वीएम जो बैकएंड पे वीएम होगा तो उसका साइज मुझे देना है, मैं इसको ये दे देता हूँ। तो अब इस एक वीएम में मैं रन कर रहा हूँ भाई ये, और अच्छा इसमें वर्डप्रेस माइस्क्यूएल चीज़ें सारी इसी एक ही डॉकर में डिप्लॉय कर रहा है। अब ये प्रोडक्शन मॉडल नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन में आपने डॉकर के साथ ऐसे चीज़ें करनी होंगी जैसे हमने वो वेब ऐप में किया था। आपका जो माइस्क्यूएल है वो किसी आपने माइस्क्यूएल की सर्विस में रखेंगे तो वो फिर बेहतर एक ऑप्शन बनेगी उसकी। ये डिप्लॉय हो रहा है। इन द मीनवाइल हम वो जो पुराना हमने कोई हेलो वर्ल्ड का किया है वो देख लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप में मैं आया, मुझे डॉकर वर्डप्रेस है और उसका नाम मैंने क्या रखा था, रिसोर्स ग्रुप का कोड में डॉकर था आई गेस, और ये है और ये मेरी एक यूआरएल बन गया, इसमें ऐप इज लाइव, सही है। तो ये डॉकर की मेरी ऐप बनी है और इसको मैं फिर फर्दर जो इसके विजुअल स्टूडियो के साथ या जिसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं वहाँ से फिर आगे फर्दर इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और डॉकर के मुख्तलिफ कंटेनर ऐप्स जो हैं ये यहाँ से मुझे नज़र आएंगे और वो मैं डिप्लॉय करा सकता हूँ। अच्छा एक्टिविटी आईएम ये बाद में हम कवर करेंगे। ऑथेंटिकेशन है इसकी, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी प्रोवाइडर एसएसओ रिलेटेड चीज़ें हैं, सीक्रेट्स हैं, हम यहाँ पे इसके ऐड कर सकते हैं कुछ वैल्यूज़ जो कि लेट्स से पासवर्ड्स हैं तो केस सेंसिटिव वो यहाँ पे दी जा सकती हैं और कोड में फिर यूज़ की जा सकती हैं। मैं अगर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट देखूँ तो यहाँ पे मेरी CI/CD पाइपलाइन जो है गिटहब के साथ, तो वो मैं करा सकता हूँ। कस्टम डोमेन्स हैं तो मैं जैसे हमने वो देखा था कस्टम डोमेन्स का ऐप सर्विसेज में, तो उसी तरह की यहाँ पे हम कस्टम डोमेन करा सकते हैं। मैं लेट्स से ये वर्डप्रेस की हमारी बन जाती है तो इसको हम कस्टम डोमेन इसके साथ असाइन करके इसको देख सकते हैं और इसको हम फिर यूज़ कर सकेंगे। अच्छा इसकी एक्सटेंशन मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी।
अच्छा मेरी ये बन गई है। मैं इस अगर रिसोर्स में नहीं, ये तो रिसोर्सेज वर्डप्रेस का मेरा डिफरेंट था, ये हो गया मेरा वर्डप्रेस का। ये वर्चुअल मशीन आ गई मेरी, और ये इसका डॉकर का वीएम मेरा आ गया। ये आईपी लेट्स से मैं अगर ब्राउज करूं, और मैं एक इसमें कॉपी करके अच्छा आई गेस ये बैकएंड पे डिप्लॉय हो रहा होगा। मैंने थोड़ी देर पहले एक यही डिप्लॉय किया था, वो देख लेते हैं। इसमें अच्छा इसमें ये ऐप्स है। अच्छा ये चल पड़ा है, तो वो बैकएंड पे वर्डप्रेस डिप्लॉय हो रहा था, वो मेरा चल पड़ा है। और ये मेरी है ये ये है मेरा, ये है मेरा डॉकर का, ये इसमें डिप्लॉयड है। और ये वर्डप्रेस मेरा सेटअप हो गया। मैं इसको उसी तरह से आगे वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं, और अगर मैंने इनफैक्ट इस वीएम को कनेक्ट करना है तो उसको भी मैं कर सकता हूँ। और अच्छा ये अगर हम देखें, बल्कि ये एज ए वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हुआ है, तो ये वर्चुअल मशीन में उसने ये डॉकर का जो जो वो था, तो ये वर्चुअल मशीन में उसने डॉकर डिप्लॉय किया। हम इसको और ये वाला जो है यहाँ पे हमने ये कंटेनर ऐप है, ये वाली एग्जांपल सही है। इस एग्जांपल में जो है इसमें वर्चुअल मशीन में डिप्लॉय किया गया है। और इसको अभी हमारे पास टाइम है नहीं इतना, लेकिन हम अगर क्विकली इसकी, मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ये जो लेके जा रहा हूँ सेशन, इनफैक्ट इसमें था यूजर नेम हमारा था वर्डप्रेस इस आईपी, और मैं यस कर देता हूँ पासवर्ड। हाँ मेरा डिप्लॉय हो गया। मैं टॉप कर लेता हूँ, और बल्कि पीएस कर लेता हूँ। तो मुझे इसके और डॉकर, बिल्कुल डॉकर डिप्लॉयड है। और फिलहाल हम इसको आगे फर्दर नहीं देखते, फर्दर मैं इस पर कुछ काम करूँ तो वैसे ही आप कंफ्यूज होंगे। लेट्स से हम नेक्स्ट में यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं।
और आगे कुबरनेटिस हैं तो उसका भी हम कवर कर लेते हैं। और आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, आगे एक और सेशन होना है। कोई क्वेश्चन हो तो 1 मिनट है हमारे पास, हम क्विकली ले सकते हैं, लेकिन आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा डॉकर का, एज़्योर से रिलेटेड। सर एक क्वेश्चन था जी सर। सर, ये जो कंटेनर कॉन्सेप्ट है ये एज्योर के अंदर ही है या AWS में भी होता है या अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में भी होता क्विकली मैं इसका अपडेट कर दूं, कंटेनर जो है ये स्टार्ट में किए थे गूगल ने ही, इनफैक्ट मेरा ख्याल है कुबरनेटिस जो है वो गूगल ने किए थे, कंटेनर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि कंटेनर किसका है, लेकिन ये था कि ये कॉन्सेप्ट जो है एज़्योर का नहीं है, ये बहुत पहले से डेवलप हो चुका था और बहुत सारे प्रोवाइडर्स यूज़ कर रहे थे इसको। प्रोवाइडर से मेरा मतलब ये है कि वो कंपनीज यूज़ कर रही थी, फिर बाद में उन्होंने दुनिया के लिए ये चीज़ें निकाली और डॉकर एक कंपनी है जो कि ये कंटेनर्स के सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और कहते हैं कि गूगल जो है वो इस कंटेनर टेक्नोलॉजी को उन्होंने इतना तगड़ा, इतना ज़बरदस्त किया कि जो उनके यूट्यूब है, हमारी देखें तो बड़े पहले से, आज से 10 साल पहले की इतनी ज़बरदस्त सी सर्विसेज हैं। जो उनके सर्च इंजन है, तो बाकी सर्च इंजन को बीट करने के पीछे कंटेनर्स थे इनके चल रहे थे। तो कंटेनर ये पता नहीं आज से 10-20 साल पहले इन्होंने डेवलप करके और अपने सिस्टम में यूज़ करके कोई 10 साल खुद यूज़ करके फिर लोगों को लिए आगे निकालें। तो फिर आगे जब इन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी आगे यूजर्स को दी तो फिर AWS ने और एश्योर ने या बाकियों ने फिर आगे इम्प्लीमेंट की है और मुख्तलिफ फिर ये चीज़ें यूज़ की गई हैं। और अभी भी कहते हैं कि अगर आपने कुबरनेटिस डिप्लॉय करना है तो गूगल का GCP प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट है कुबरनेटिस के लिए। ऑल्दो हम एश्योर का सेशन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गूगल की मैंने ये तारीफ इसमें कर दी। सही, चलिए थैंक यू, अभी यहीं पे ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं फिर कल। थैंक यू। है? ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।